हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो हिंदी में हम जानना चाह रहे थे वो हमने देखा था। जो लास्ट टॉपिक था हमारा दैट इज़ परिवार नियोजन, और जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं को ही क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर संस्थाएं क्या होती हैं? इंस्टीट्यूशंस जो आप समझते हैं, जैसे आपका कोई स्कूल का इंस्टीट्यूशंस है तो वो क्या है? वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। वहाँ जाते हैं, हम कुछ सीखते हैं नया, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, कुछ टीम ओरिएंटेशन की भावना होती है, कुछ लीडरशिप की क्वालिटी मिलती है, कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं। उसी प्रकार सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं व्यक्ति को सिखाती हैं समाज को किस तरीके से चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। व्यक्ति से समाज बनता है और समाज जो है एक प्रिकॉशंस का भी काम करता है एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि उसे अपने समाज का भय होता है कि समाज क्या बोलेगा। इसीलिए व्यक्ति को एथिकल रूप से और मोरल रूप से गवर्न करने का जो काम करती है वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। तो लेट्स बिगिन। क्या है क्वेश्चन, हम देखते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। भारतीय सामाजिक संस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय सामाजिक संस्थाएं कौन की हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं? जैसे आपका परिवार, स्कूल्स, विवाह प्रथा, ये सब क्या है? ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको हमको सिखाते हैं, जो समाज को गवर्न करते हैं, किस प्रकार से समाज चलेगा। लिखा है व्यक्ति, समाज और संस्कृति तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। आखिर व्यक्ति ही तो आपस में मिल करके समाज को निर्मित करते हैं। समाज का और व्यक्ति का दोनों का निर्भर कैसा संबंध है? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। संस्कृति जो हमको बताती है आखिर हम किस संस्कृति के हैं, क्या हम कल्चर फॉलो करते हैं, क्या हमारे धर्म हैं, क्या हमारे रीति रिवाज हैं, क्या हमारी प्रथाएं हैं, का आपस में घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक संस्थाएं किसी ना किसी रूप में प्रत्येक देश में सक्रिय रहती हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं हो सकता जो जिसके यहाँ कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस ना हो, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो या हमारा इंडिया हो। दोनों में सोशल कंडीशंस हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहाँ इंडिविजुअलिज्म, खासकर व्यक्तिवाद को ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। वही हमारे यहाँ आप देखते हैं जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो है कम्युनिटी की भावना ज़्यादा होती है समाज में, ना कि इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, जिससे समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। इस प्रकार इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था उन कार्य विधियों, प्रणालियों, साधनों और तौर तरीकों को कहते हैं। एक इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं? वो सिस्टम है, ये वो प्रणाली है, वो मेथड है, वो आपका रिसोर्स है, और वो उस टाइप का सिस्टम को कहते हैं जिसके माध्यम से उस समाज या देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक स्वीकृति के अंतर्गत की जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। ऑफिशियल जो होती है वो डेफिनेशन है क्या? वो विधियां, वो प्रणालियां, वो साधन जिसके माध्यम से समाज, देश के लोगों की आवश्यकताएं क्या है? नीड क्या होगी? चाहे सोशल नीड में क्या हो सकती है? अगर एजुकेशन है तो वो भी नीड पूरी की जाएगी। उसी प्रकार विवाह प्रथा है तो उसकी भी नीड को पूरा किया जाएगा। डिफरेंट आपके फेस्टिवल्स हैं, कल्चर हैं, वो उसकी नीड है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। तो वो लोगों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जाती है सामाजिक स्वीकृति के अंतर्गत, ये नहीं कि समाज की स्वीकृति के बाहर चले जाएं। जैसे देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में आपको मालूम है गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस, आर्टिकल जो धारा 377 है वो वहां पे वैलिड थी। बट आज जो है इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे वैलिड करार दिया जा चुका है। बट अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको समाज अभी उस हिसाब से स्वीकृति नहीं दे सका है। तभी ये मैरिजेस जो हैं आपके विशेषकर नॉर्थ इंडिया की ओर, जो नॉर्थ इंडिया का जो आप समाज देखते हैं वो ज्यादा रिजिड है कंपैरेटिवली साउथ में फिर भी इसको मान्यता एक प्रकार से दे दी गई है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस तरीके का अभी बिल्कुल भी मान्यता नहीं है।
ड्यू टू सामाजिक स्वीकृति। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान होना चाहिए, हमारे यहां अभी एक मूवमेंट भी चला था खासकर मंदिर प्रवेश आंदोलन को लेकर के, जिसमें महिलाओं को मंदिर प्रवेश में आंदोलन के लिए अधिकार दिए गए थे। खासकर सबरीमाला का इशू आपने सुना होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, 5 जजों की बेंच बैठी थी और डिसीजन आया था 4-1 से। जी हां, 4 लोगों की मेजॉरिटी थी, एक ने उसमें अपना डिस्कंफर्ट दिखाया था और वो और कोई नहीं थी, वो खुद महिला थी। आपको ध्यान होना चाहिए। तो वो महिला कौन जस्टिस थी, अब मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए सामाजिक स्वीकृति बहुत जरूरी होनी चाहिए। उस महिला ने भी ये बात बोली थी कि यदि समाज स्वीकृति नहीं देता है तो महिलाओं को सबरीमाला में एंटर नहीं करना चाहिए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं समाज की। ध्यान रखिएगा। यही कारण कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोगार्ड्स ने सामाजिक संस्था के विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन, समाज की एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जो मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियां मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर अरेंज्ड हो, जो मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया लोगों की आवश्यकताएं कैसी हैं, क्या नीड है और समाज क्या पूरा करना चाहता है, वो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है भारतीय सामाजिक संस्थाओं के विषय में भी यही बातें लागू होती हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्रियों ने उपदेश दिए, निर्देश दिए, नियम, उपनियम व दीर्घकालिक अनुभवों को निहित किया। अब आपको कुछ हमारे यहाँ के समाजशास्त्रियों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। यही कारण है कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं कानूनों, नीतियों और बंधनों पर निर्भर नहीं हैं। ध्यान रखिए, भारतीय सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए ऑनर किलिंग का, खाप पंचायत का इशू, उनकी अपनी सामाजिक प्रथा थी। उसी प्रकार हमारे यहाँ कुछ ट्राइबल्स ग्रुप हैं, उनकी अपनी सामाजिक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जिसपे कानून के द्वारा भी हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ ऐसे हैं उनके ट्रेडिशंस जिसको हम लोग नहीं उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तब तक हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक वो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट ना हो जाए। ध्यान रखिएगा। सामाजिक संस्थाओं को भारतीय प्रयास व परंपराओं का विशेष योगदान प्राप्त होता है। भारतीय प्रयास व परंपराओं का, अब वही सबरीमाला इशू समझ लीजिए। सबरीमाला इशू में क्या हुआ, महिलाओं को तो अधिकार नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ परंपराएं थी इस तरीके की, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं कि वहां पे महिलाओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए। लॉर्ड अयप्पा जो हैं उनके मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्थाओं की उत्पत्ति भारतीय सामाजिक विचारधारा का ही प्रतिफल है, जो व्यक्ति को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है। यह समाज का ही प्रेशर होता है। जो आप कोई गलत काम करने का आपके मन में ख्याल भी आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट आता है, अरे लोग क्या कहेंगे, परिवार का क्या होगा। तो ये जो परिवार का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आखिर ये जो इनविजिबल फोर्स आपको डोमिनेट कर रहा है आपके दिमाग को, वो और कोई नहीं है, वो समाज का ही एक प्रेशर है जो आपको ये काम करने से रोक देता है, गलत काम करने से। लिखा है भारतीय सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि ये संस्थाएं विभिन्न भारतीय संस्कृतियों में एकता स्थापित करने की बात करती हैं। वह व्यक्ति को समान अधिकारों को दिलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहती हैं। जरा इसको समझिए, ये संस्थाएं विभिन्न भारतीय संस्कृतियों में एकता स्थापित करने की बात करती हैं। भारत की कल्चर जो है, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का कल्चर कोई एक प्रकार का नहीं है, यहाँ डिफरेंट कल्चर है। भारतीय संस्कृति जो है विश्व की सबसे, आप मान सकते हैं, एक बहुत ही अमूल्य संस्कृति है। आखिर आप ब्रिटेन को देखें, आखिर आप अमेरिका को देखें, यहाँ पे एक ही कल्चर को फॉलो ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो आप ज़्यादा, मैं नहीं कहता, आखिर 50 किलोमीटर भी चले जाइए तो 50 किलोमीटर जाने पर हमारे यहाँ का खान पान बदल जाता है,
100-150 किलोमीटर चाहिए तो वेशभूषा बदल जाएगी, हेयर स्टाइल्स बदल जाती हैं, कदकाठी में चेंज आने लग जाता है, बोली में चेंज आने लग जाता है। ये क्या है? ये हमारे यहाँ की विशेषता है। हमारे यहाँ केवल सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, कौन कौन सी विभिन्न कम्युनिटीज नहीं रहती हैं यहाँ पर, विभिन्न भाषाएं हैं, हजारों तो बोलियां हैं हमारे यहाँ। देखिए ना, संविधान में ही कितनी, हम लोगों ने 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद भी हमारे यहाँ कितनी बोलियां हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय वेंकैया नायडू जी तो 13 भाषाएं जानते हैं। अब आप बताइए, खुद ही सोचिए, हर प्रांत की अपनी भाषा है। आसाम में असमीज उनको बोलते हैं, आप आंध्रा को देखिए तो तेलुगु भाषा, महाराष्ट्र तो देखिए मराठी भाषा, केरला में मलयालम भाषा, उसी प्रकार आप तमिलनाडु जाइए तो आपको मिलेगी तमिल। तो ये सब क्या है? ये सब भाषाएं हैं। ये क्या है? भारतीय संस्कृतियों में एकता ही भारत की सबसे बड़ी मजबूत शक्ति है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति को समानाधिकारों को दिलाने के लिए पूर्ण रूपेण प्रयत्नशील है। यह भी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, हर व्यक्ति को समान अधिकार की बात करते हैं। संविधान के माध्यम से हमने उनको यह अधिकार प्रोवाइड किया है। आर्टिकल 14 आप जानते हैं, जो समता का अधिकार देता है, कानून के समक्ष समता देता है और समान संरक्षण की बात करता है। तो ये है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, सामाजिक विकास में संस्थाओं का क्या योगदान है? देखिए, कोई भी संस्था होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है और ऑर्गेनाइज मैनर में एक चीज जो होती है वो चलती जाती है। कोई भी देखिए, जैसे आपका ही स्कूल है तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक संस्था है और संस्था का एक टाइम है, 9 बजे मॉर्निंग में आना है, 4 बजे आप तक आपका इंस्टीट्यूशन वर्क करेगा। ये क्या एक संस्था है? संस्था आपको क्या बनाती है? आपके अंदर एक अटेंशन की भावना डालती है, एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है, समझ रहे हैं? तो वो उसका क्या योगदान होगा? सामाजिक विकास में संस्थाओं का क्या योगदान होगा? तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक विकास में हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामाजिक संस्थाएं जैसे विवाह प्रथा, हमारा स्कूल, हमारा परिवार, वह सामाजिक जीवन के विकास को, गति को आगे बढ़ाती हैं तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करती हैं। यही नहीं, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोकर समाज के विकास में योगदान देते हैं। कोई भी संस्कृति हो वो तोड़ने का काम नहीं करती है, वो हमेशा जोड़ने की बात करती है। वही इसमें बात कर रही है। आखिर हमारे यहाँ जो राज्य गठित किए गए विभिन्न भाषाओं के आधार पर, उन राज्यों में भी इतनी इतनी बोलियां हैं कि आज उसमें भी कहते हैं कि अलग कर देना चाहिए। और राज्य, खासकर आसाम में आप देखिए बोडोलैंड की मांग हो रही है। क्यों हो रही है? बिहार में देखिए मिथिलांचल की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक राज्य में की भाषा तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी बोलियां हैं कि मतलब भारत इसीलिए विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ विविधता बहुत है, लेकिन हम हमेशा से यूनाइट रहे हैं। यही अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी बात हो गई थी। उन्होंने तो कहा था कि भारत का भी बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। बाल्कनाइजेशन मतलब छोटे छोटे प्रांत बन गए थे वहां पर। वो यही कह रहे थे कि भारत भी एक समय आकर के बाल्कन नेशन की तरह, यूरोप में बाल्कन नेशंस हैं उनकी तरीके यहाँ भी छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने लोग साथ में कैसे रह सकते हैं। लेकिन आज थैंक्स टू डेमोक्रेसी और थैंक्स टू हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत को संजोया था, वो आज भी उसी अटूट शक्ति का परिचायक बना हुआ है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लिखा है, भारतीय सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही थी? समाज में पूर्ण विकास में अपना योगदान दे रही थी। विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला क्या है? वही मैंने आपको बताया, विभिन्न संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरोना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। उसी प्रकार सारी भाषाएं भी हैं क्या? भाई भाई। लिखा है, सामाजिक संस्थाओं की परम विशेषता है उनमें लचीलापन होने के कारण हर युग को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण हो, क्योंकि जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लचीलापन नहीं होगा, तो हमारी एक्सेप्टेंस की पावर जो है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, इतिहास को उठाइए और देखिए, प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए,
जितने भी अटैक हुए सब यहां आए और यहीं के होकर रह गए। आप मुगलों को उठाइए, आप दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत में देखिए, जितने आक्रांता यहां पर आए वो सब यहीं के हो गए, यहीं पे बनाया, यहीं पे खाया, यहीं पे उन्होंने उनकी डेथ हुई। उन्होंने भारत को अपनाया। लेकिन ब्रिटिशों का अलग कल्चर था, उनका अपनी अलग संस्कृति थी, इसीलिए हमारे यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, धन जो है हमारे यहां से वहां जाने लगा और उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। लिखा है सामाजिक संस्थाएं परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं। बिल्कुल सही है, परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक संस्थाएं बदलती हैं। ध्यान रखिए धारा 377 गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज को आज भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों द्वारा उसे वैलिड करार दे दिया गया है। जो अभी तक गलत प्रथा मानी जाती थी लेकिन आज उसको लीगैलिटी प्रदान कर दी गई है। उसी प्रकार लिव इन रिलेशनशिप कहां का है? वो भी वेस्टर्न मॉडल था लेकिन आज उसको फॉलो किया जा रहा है और यहां पर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो ये सब चीजें कॉमन हो रही हैं। तो ध्यान रखिए, तो परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लिखा है भारतीय सामाजिक संस्थाएं मानव के जीवन मूल्यों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। आखिर एक इंसान की सबसे प्राथमिक पाठशाला जो होती है वो उसका परिवार होता है। परिवार से ही वो उन आदर्श मूल्यों को सीखता है। जो बेसिक उसकी टीचिंग जो होती है वो उसकी परिवार में ही होती है। अपने परिवार के ही लोगों को देखता है और परिवार के लोग किस प्रकार किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वो बच्चे के मस्तिष्क पर पूरा स्पष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन परिवार जो होता है वो एक प्राथमिक संस्था होता है किसी भी बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने के लिए। उसके बाद वो जाकर के स्कूल में सीखता है, उसके बाद वो अपने समाज को भी देखता है कि आखिर क्या क्या हो रहा है। भारतीय सामाजिक संस्थाएं मानव के जीवन मूल्यों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होती हैं, सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के आवरण का कार्य करती हैं। तो बिल्कुल सही है, इसको हम आगे कर लें प्लीज। देखिए भारतीय सामाजिक संस्थाओं का पाश्चात्य सामाजिक संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं जो हैं किस पर काम करती हैं? सामुदायिकता की भावना में करती हैं। इनमें एक समुदाय की फीलिंग होती है जो हम वी कहते हैं ना, WE। तो वी में हम आ जाता है, हम में हम सब आ जाते हैं। लेकिन जो आपकी वेस्टर्न सोसाइटी है वो आई पर विश्वास करती है। आई मतलब मैं, इंडिविजुअलिज्म जो होता है, व्यक्तिवाद, उसको वो प्रोत्साहित करती है। देखिए हमारे यहां फीलिंग कौन सी है? कम्युनिटी की फीलिंग है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं का पाश्चात्य सामाजिक संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन कीजिए। भारतीय सामाजिक संस्थाएं मानव मूल्य क्या होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब क्या है? ये मानव मूल्य हैं। और मानव मूल्य जो होते हैं ये किसी भी समाज को, मानव को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करते हैं। मानव मूल्य पर आधारित होने के कारण सार्वभौमिक अधिक है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल इन नेचर है। जैसे हम ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी क्या है? ये यूनिवर्सल इन नेचर है। जब हम बात करते हैं वसुदैव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं हम? वसुदैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है, वसुदैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी वसुधा जो है वो हमारा कुटुंब है। वसुधा मतलब धरती, वसुधा मतलब होता है धरती, मतलब ये लैंड, मतलब अब हमने मान ली पूरी विश्व की जितनी भी लैंड है वो सब क्या है? हमारा कुटुंब है। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, फैमिली।
तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह हुआ पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, पूरी धरती हमारा परिवार है। उस धरती में हम पाकिस्तान, चीन, अमेरिका सबको लेकर के आते हैं। इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, भारत विश्व गुरु था। इसीलिए तो हम अपने आप को विश्व गुरु का टैग देते हैं, क्योंकि हम पूरी वसुधा के बारे में सोचते हैं, ना कि केवल अपने हित के बारे में। उसी प्रकार आप ये भी सुनते हैं अतिथि देवो भव। ये क्या है? अतिथि देवो भव। मतलब हमारे यहां जो अतिथि आता है हम उसकी पूजा करते हैं, वो हमारे लिए देवता के समान होते हैं। ये क्या है? ये हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं जो हमको हमारे परिवार के द्वारा मिलते हैं। इस चीज को हम सीखते हैं। तो वही लिखा है, मानव मूल्यों पर आधारित होने के कारण सार्वभौमिक अधिक हैं, उनमें विश्व बंधुत्व की मूल भावना है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जब सारी धरती हमारा परिवार है, तो रहने वाले भी तो वो हमारे ही हुए, वो हमारे ही तो भाई बंधु हुए। यही कारण है कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं कानूनी नीतियों बंधनों से मुक्त हैं। कानून क्या कहता है हम इसको तो बाद में देखते हैं, लेकिन अगर जो उद्देश्य ह्यूमैनिटी से संबंधित है, मानवता से संबंधित है, हम उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर हम भाग लेते हैं। ध्यान होना चाहिए, चाहे अफगानिस्तान का भी आज इशू चल रहा है, जितने हमारे सिख भाई बहन हैं उनको हम किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं। इवन उनको ही नहीं, दूसरे देश के लोगों को भी हम लेकर के आए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। जबकि पाश्चात्य सामाजिक संस्थाएं व्यक्तिनिष्ठ मतलब इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करती हैं। व्यक्तिवाद अधिक होने के कारण कानून, नियम, बंधनों से अधिक जुड़ी हुई हैं। अगर आपको आज से 2, 4, 5, 6 साल पहले की मैं बात आपको याद दिलाऊं, जब अरब स्प्रिंग हुई थी, खासकर जब ISIS का दौर चल रहा था वहां पर सीरिया एरिया साइड में, तो एक बच्चा जो था बेचारा, वो उसकी बहुत वायरल हुई थी फोटो, जो खत्म हो गया था बेचारा। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी, इधर के जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने माइग्रेशन से आने वालों के लिए बैन कर दिया था। लेकिन जब वो पिक्चर वायरल हुई थी उस बच्चे की, उसके बाद यूरोपियन नेशंस ने पूरी तरीके से अपने द्वार खोल दिए थे इनको अपनाने के लिए। वो कानून और नियमों की ज्यादा बात करते हैं। हमारे यहाँ जो बात करते हैं हम ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमैनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्लीज। मतलब हमारे यहाँ जो है लॉ की बात थोड़ा सा बाद में आती है, जब समाज की बात हो जाती है। तो समाज हमारे यहाँ इसी तरीके से काम करता है। क्या संस्कृति सामाजिक संस्था की ही पूरक है? विवेचना करें। संस्कृति हमारे समाज का एक आवश्यक अंग है। बिना समझ संस्कृति के हम समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। संस्कृति ही वो तौर तरीके बनाती है जिसके द्वारा सभ्यता जो होती है विकसित होती है, और सभ्यता किसी भी समाज की डेवलप होने का परिचायक है। निसंदेह संस्कृति सामाजिक संस्थाओं की ही पूरक है। हमारी सामाजिक संस्थाएं किस पर आधारित है? मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, ऑनेस्टी, लिबर्टी, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा। इनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानव मूल्यों पर आधारित होती हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों का आश्रय लिया जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे हिंदू विवाह प्रथा में विशेष प्रकार के वस्त्र, आभूषण, दान सामग्री, सिंदूर, हवन सामग्री, सप्तपदी के लिए जरूरी सामान इत्यादि। ये क्या है? हमारे कल्चर का पार्ट है। हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। क्या हमारे यहाँ विवाह की प्रथा अलग है, हिंदुओं में, मुस्लिम धर्म में अलग है, ईसाइयों में अलग है। विवाह तो आखिर एक बॉय और एक गर्ल के बीच में ही हो रहा है ना, एक मेल और फीमेल के ही बीच में हो रहा है ना। लेकिन ये कल्चर का डिफरेंस है, और कल्चर का ही सबसे खूबसूरत अंग है जो इसको अलग अलग साँचे में ढालने का प्रयास करता है। ईश्वर और अल्लाह, राम और रहीम तो एक हैं, लेकिन पूजा करने के मेथड अलग अलग हैं। तभी तो विकसित संस्कृतियां जो होती हैं, डिफरेंट संस्कृतियां होती हैं, उनमें एक मेलजोल की भावना होती है। आप भी देखना वही चीज पसंद करते हैं। आखिर दूसरे के समाज में किस तरीके का कल्चर है, दूसरे का समाज किस तरीके से व्यवहार करना पसंद करता है, ये आपकी भी साइकोलॉजी होती है। और सोशियोलॉजी में ये चीज तो बहुत कॉमन है, इस चीज के ऊपर स्टडी की जाती है।
अतः विवाह संस्था के कुछ आवश्यक सांस्कृतिक तत्व हैं जिनका विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप है, वही मैंने आपको बताया। सारांशतः भारतीय संस्थाएं अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में पूर्ण रूप में सफल हुई हैं और संस्कृति की ही पूरक हैं। तो भारतीय संस्थाएं कोई भी हो, क्या आज ये चीजें नहीं चल रही हैं? आपके सामने लाइव है, सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार फॉलो करने का अधिकार दिया गया है। उनकी संस्कृति में क्या चीज है, क्या नहीं है। क्या इस देश में होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, नवरोज भी मनाया जाता है, बकरीद भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है। तो ये क्या है? ये संस्कृति के ही तो पार्ट है। गुरु ग्रंथ साहिब का भी पूजन किया जाता है, लंगर व्यवस्था भी की जाती है और पारसियों के धर्म को भी फॉलो किया जाता है। जैनों का भी आपका पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो बौद्धों का भी क्या कहते हैं, हम लोग साउथ इंडिया कर्नाटक में विशेष रूप से आपको ध्यान होना चाहिए, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कर्नाटका में गोमतेश्वर की प्रतिमा, उनकी भी पूजा की जाती है। तो क्या है? ये तो हम सब फॉलो कर रहे हैं ना, संस्कृति ही तो है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखते हैं हम लोग क्या टिप्पणी लिखनी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? फर्स्ट, संस्कृति और परंपरा। देखिए, जो संस्कृति होती है वो आपकी परंपरा का ही पूरा अंग है, ध्यान रखिएगा। लिखा भी हुआ है, संस्कृति और परंपरा का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। जिस परंपरा को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं वो एक दिन हमारे कल्चर का पार्ट बन ही जाएगी। बिना संस्कृति के परंपरा का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग भी तो कहते हैं ये हमारा ट्रेडिशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे शादी में अगर लहंगा और वो पहना जाता है, लहंगे का रिवाज है महिलाओं के लिए, तो वो उनकी संस्कृति का पार्ट बनता जा रहा है। अगर आज वो कोई दूसरी ड्रेस पहन लेती हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो भी एक दिन संस्कृति का पार्ट बन जाएगा। साड़ी ही पहन ले, कल को हम कहते हैं कोट पैंट पहन के बैठ जाए तो संस्कृति का एक पार्ट बनता चला जाएगा। तो ये चीजें जो हैं इसी तरीके से संबंधित हैं। परंपरा, इस प्रकार परंपराहीन संस्कृति भी अस्तित्वहीन होती है। परंपरा तो होगी ही, परंपरा कोई आज की नहीं होती है। परंपरा एक लॉन्ग ड्यूरेशन में विकसित होती है, तब जाकर के वो परंपरा बनती है और जिसको हम बाद में कल्चर के रूप में स्थापित कर देते हैं। सामाजिक संस्थाओं की, लिखा है सामाजिक संस्थाओं की प्रासंगिकता। सामाजिक संस्थाओं की क्या प्रासंगिकता है? तो आप खुद ही सोचिए, अगर ये संस्थाएं नहीं होंगी तो किस प्रकार से समाज को गवर्न किया जाएगा, किस प्रकार से व्यक्ति को जो है एक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न किया जाएगा। एक व्यक्ति के ऊपर जो मॉरल प्रेशर होता है समाज का, वो उसको गलत काम करने से भी रोकता है, तो वो किस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा। देखिए क्या है, सामाजिक संस्थाओं की प्रासंगिकता के विषय में कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं का कार्य मनुष्य को अपने अधिकारों, अपने अधिकार तो हैं कि क्या क्या तुम्हारे अधिकार हैं, और अधिकार, केवल अधिकार की जब बात होती है तब व्यक्ति जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता है। जब उसमें उसके कर्तव्यों की हम बात करते हैं, आखिर तुम्हारे वर्क भी क्या है समाज के प्रति, तब जाकर के उसमें एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है। तो कर्तव्य के प्रति सचेत करना होता है। इसीलिए आपके संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया और संविधान भी आपसे यह आशा करता है कि मैंने अधिकार तो आपको दिए हैं, लेकिन आप कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें। समाज में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, होना चाहिए, इसका ज्ञान सामाजिक संस्थाएं ही कराती हैं। आपका परिवार भी इस चीज को ज्ञान कराता है, आपके स्कूल भी इस चीज का ज्ञान कराते हैं, आपकी सोसाइटी आपको इस चीज का ज्ञान कराती है। लिखा है समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। क्या है? समाज व्यक्तियों से निर्मित होता है। मैंने आपको बार बार बताया है, व्यक्ति समाज को निर्मित करते हैं और समाज में व्यक्ति ही महत्वपूर्ण भागीदार है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समान विचारधारा, कार्य करने की रीति नीति से युक्त समुदाय को समाज कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ये हिंदू समुदाय है, ये मुस्लिम समुदाय है, ये सिख समुदाय है, ये पंजाबी समुदाय है, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या होता है, उनकी अपनी विशेष विचारधारा होती है, विशेष संस्कृति होती है, विशेष धर्म को मानने वाले होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हम भारतीय हैं,
तो वो भारत की बात हो जाती है केवल, और उसमें हम सब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है संस्कृति की, तो आप भी जानते हैं सिखों में से लंगर व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई, आपको मालूम है। हिंदू धर्म में होली महत्वपूर्ण हो गई, जैसे दिवाली हो गई। आखिर ये है किसका? हिंदू धर्म का। मनाते तो हम सभी हैं, चाहे वो सिख हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब मनाते हैं दिवाली, क्यों नहीं मनाते हैं? जिनमें सामाजिक संबंधों का प्रभुत्व रहता है, इसलिए कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसको अलग ही नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने भी आपको बताया, दिवाली मनाने वाले हिंदू भी होते हैं तो मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, होली मनाने वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। प्रगतिशील आदमी हर अच्छी चीज को प्राप्त करना चाहता है, और हमेशा प्रगतिशील आदमी हमेशा गुड चीज को प्राप्त करना चाहता है, और ये चीजें उस समाज को डेवलप्ड होने का मैसेज देती हैं। और संस्कृति उस समाज की रीतियों, क्या रीति है, क्या मान्यताएं हैं, हम क्या विवाह प्रथा है हमारे यहाँ, क्या मरने का क्या सिस्टम है, उसमें क्या सिस्टम चलता है। केवल आप विवाह को ही क्यों ले रहे हैं, उसमें भी तो संस्थाएं काम करती हैं। दोनों का अटूट संबंध होता है और एक दूसरे के पूरक हैं। आगे हम देखें क्या है, मानवीय मूल्य और सामाजिक संस्थाएं। मानव मूल्य मैंने आपको बता दिए, एक मानव को प्रगति करने के लिए, एक देश के डेवलपमेंट होने के लिए, एक देश को अच्छा होने के लिए ह्यूमन वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। इसीलिए आपको ह्यूमन वैल्यूज पर हम बात करते हैं। एथिक्स हो गया, मोरालिटी हो गया, आपकी ऑनेस्टी हो गई, लिबर्टी, फ्रीडम की हम बात करते हैं, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की बात करते हैं। ये सब क्या है? ये एक बिगेस्ट ह्यूमन मूल है। ह्यूमन मूल ट्रुथ, सत्य, सत्य सबसे बड़ा ह्यूमन मूल है। अहिंसा, नॉन वायलेंस सबसे बड़ा आपका ह्यूमन वैल्यूज है, यूनिवर्सल इन नेचर है ये। ब्रदरहुड, मानवीय मूल्य और सामाजिक संस्थाएं। प्रत्येक देश, समाज और समुदाय में अलग अलग रीतियों, परंपराएं हो सकती हैं। देखिए, अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, रीतियां हो सकती हैं, बट ह्यूमन वैल्यूज, नॉन वायलेंस इज यूनिवर्सल इन नेचर। किंतु मानवीय मूल्य समस्त विश्व में एक जैसे होते हैं, जिनकी अवहेलना करना किसी भी देश और समाज के बस की बात नहीं है। सामाजिक संस्थाएं विश्व व समाज में मानवीय मूल्यों की रक्षा यथासंभव करती हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, आखिर हमने जो बात की है कि महिलाओं को जो है एनडीए में प्रवेश देना चाहिए, आज ही रिसेंटली ही जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। किस आधार पर आया? ड्यू टू ह्यूमन डिग्निटी। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते पुरुष और महिला में, समझ रहे हैं आप? पुरुष और महिला में अगर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता तो आज सुप्रीम कोर्ट ऐसा गुड जजमेंट नहीं दे पाता। ये क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर। ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं आज क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में वर्क कर रही हैं, और हमारी महिलाएं, हम उनको एनडीए में प्रवेश तक नहीं दे रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी फोर्सेस में जो महिलाएं हैं वो आपके अफगानिस्तान में भी वर्क कर रही है, अमेरिका की कर रही है, आपकी ब्रिटेन की भी कर रही हैं। सामाजिक संस्था से क्या अभिप्राय है? तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया। मानव उत्पत्ति के लिए विवाह प्रथा, सामाजिक अनुशासन के लिए न्याय विधि, ये सब क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। शिक्षा विकास के लिए शिक्षालय, आपका सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इत्यादि ऐसी मानवीय संस्थाएं हैं जो हमारी नीड्स की पूर्ति करती हैं। यदि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो जुडिशरी वर्क करेगी। आपको पढ़ाना होगा तो आपके एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने का काम कौन कर रहे हैं? आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसी प्रकार विवाह प्रथा की बात हो रही है, मानव उत्पत्ति के लिए विवाह प्रथा तो बहुत जरूरी है। सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। यदि ये सामाजिक संस्थाएं ना हो तो संपूर्ण सामाजिक ढांचा ही खराब हो जाएगा। आप बताइए, अगर इसमें से मैं किसी भी चीज को हटा दूं तो क्या मानव का विकास हो सकता है? शिक्षा को आप हटा सकते हैं, जुडिशरी को आप हटा सकते हैं, विवाह को आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। ये यूनिवर्सल इन नेचर है। लिखा है, भारतीय सामाजिक संस्थाओं का स्थायित्व का गुण उसकी विशेषता कैसे बन गया। लिखा है, हमारी सामाजिक संस्थाएं विश्व के बर्बरता काल में भी जीवंत और विकासशील थीं। यही चीज तो मैंने अभी आपको बताई थी, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री। क्यों बताया था? इसीलिए तो बताया था कि जो यहां पर आया वो हमारा ही हो गया और यहीं की मिट्टी में दफन हो गया। उसने इसी मिट्टी को बनाया, इसी मिट्टी को अपनाया।
विदेशी शासकों के आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए इन्होंने अपनी विरासत को सदैव बनाए रखा, जो इनकी प्रमुख विशेषता बन गई। हमारी संस्थाओं ने अपने विचारों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप लचीला बनाकर उसे नवीन रूप प्रदान किया। उसी प्रकार हम आगे चलें। लिखा है हमारी सामाजिक संस्थाओं का प्रेरणा स्रोत क्या है। आखिर हमारी सामाजिक संस्थाएं इंस्पिरेशंस कहां से पाती हैं। भारतीयता का प्रमुख गुण मानवीयता है और मानवीयता हमारी संस्थाओं का प्रमुख स्रोत है। ह्यूमैनिटी याद कीजिए आप लोग, अगर आपको याद हो तो सोशल रिफॉर्मर्स जो कि मॉडर्न इंडिया में आए, खासकर याद कीजिए स्वामी विवेकानंदा को। स्वामी विवेकानंद का क्या कॉन्सेप्ट था, सोलली ह्यूमैनिटी, मानवता। उन्होंने कहा था यदि इस देश में पढ़े लिखे वर्ग भी हैं, ऊंचे वर्ग भी हैं, यदि इनके बावजूद भी अगर कोई आदमी भूखा सोता है तो मैं ऐसे देश को प्रगति के पथ पर नहीं मानूंगा। ईश्वर की सेवा ही मानवता की सेवा है। विवेकानंद का यही कथन था, ईश्वर की सेवा ही मानवता की सेवा है। ईश्वर की सेवा ही क्या है, मानवता है। उन्होंने अपने ईश्वर को किसमें देखा था, उसी दरिद्र आदमी में देखा था जो भूख से तड़प रहा था, प्यास से तड़प रहा था। याद कीजिए मदर टेरेसा को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसके लिए बिताया, किसके लिए खपा दिया, ड्यू टू ह्यूमैनिटी। आज भी मदर टेरेसा की संस्थाएं कार्य कर रही हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद की जो मठ हैं वो आज जगह जगह किसके लिए वर्क कर रहे हैं, मानवता के लिए। कोरोना काल में आप इनके बारे में देखिएगा, खासकर विवेकानंदा की संस्थाओं के बारे में, रामकृष्ण परमहंस जो बंगाल का है उसमें देखिएगा आप कितनी मदद की गई कोरोना काल में, मानवता की सेवा। और यही मानवता ही हमारी किसकी प्रेरणा स्रोत बन जाती है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस का यही एक आधार है, यही बेस है हमारा। लिखा है क्या, हमारी सांस्कृतिक विरासतें रूढ़ियों और आडंबरों से युक्त हैं। स्पष्ट कीजिए। यह भी बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आप अपने आसपास ही देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आम मिल जाएंगी। अंधविश्वास पे हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, आडंबरों पे बहुत विश्वास करते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी जो है हमसे आगे निकल जाती है, ध्यान रखिएगा। वो सुपरस्टिशंस में इतना विश्वास नहीं रखती है, वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने पर विश्वास करती है। आदमी किस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम कमाए, उनका यहीं पर फोकस होता है। और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं ड्यू टू सुपरस्टिशंस, ड्यू टू अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड, क्योंकि हमने इनकी मूल संकल्पनाओं को नजरअंदाज कर दिया, जिस सिर्फ इसके बाहरी स्वरूप को ही स्वीकार किया है। और जितने हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए सभी ने इसको हमेशा से काटा है। राजा राम मोहन राय को याद कीजिए, जिन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी याद कीजिए, जिन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए विधवा विवाह प्रथा की बात की। महात्मा ज्योतिबा राव फूले को याद कीजिए, कैसे उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। याद कीजिए आप नारायण गुरु को याद कीजिए, केरला के, जो कि क्या कहते हैं, एक जाति, एक ईश्वर, एक धर्म। समझ रहे हैं, ये सब हमारे प्राचीन काल के, बहुत हमारे मॉडर्न इंडिया के अद्वितीय स्रोत हैं, ये प्रेरणा स्रोत हैं हमारे ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। थोड़ा सा प्रश्नों को हम देख ले जरा, क्या प्रश्न है हमारे। देखिए पहला क्या प्रश्न है, भारतीय प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या सामवेद। आंसर शुड बी ऋग्वेद। इनमें सामाजिक संस्था क्या है, विवाह, व्यक्ति, समुदाय, समाज। अभी आप पढ़ गए हैं, सामाजिक संस्था विवाह होती है। भारतीय धार्मिक विशेषता क्या है, हमारी धार्मिक विशेषता टॉलरेंस है, सहिष्णुता। ध्यान रखिएगा प्लीज, सहिष्णुता है। तभी तो हम इतने लोगों को एक्सेप्ट कर पाए, तभी तो हम इतना लचीलापन अपने अंदर ला पाए, तभी तो हमारा आज समाज इतना बलिष्ठ है।
सामाजिक संस्थाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? लचीलापन, दूसरे को एक्सेप्ट करने की पावर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखा है सहिष्णुता, लचीलापन। लिखा है किसने कहा समस्त प्राणियों में चाहे वे किसी भी धर्म, जाति अथवा देश, राष्ट्र या प्रजाति से संबंधित हो, भगवान का निवास है और उन्हें पूजना ही वास्तविक धर्म है। दैट इज स्वामी विवेकानंदा। भाषा बोध हम देख लें। अब भाषा बोध क्या है? निम्नांकित शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। परिवर्तित, आज के परिवर्तित मतलब चेंजमेंट होना। आज के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना आवश्यक है। तो ऑब्वियस सी बात है, परिवर्तित का क्या मतलब हुआ? चेंजमेंट होना, किस प्रकार से चेंज हो रही हैं चीजें। विरासत, जीव दया हमारी सांस्कृतिक विरासत है। दया करना हमारा विशेष गुण भी है। ये हमारा ही विशेष गुण नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा है और ये विरासत है हमारी जो अभी भी कंटिन्यू है। रूढ़िवादिता मतलब रिजिडिटी। रूढ़िवादिता हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। अगर आप रिजिड होंगे और अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, अगर रिजिड होंगे तो कोई भी अच्छी चीज को आप अपने अंदर एक्वायर नहीं कर सकते। यदि समाज हमारा रिजिड होता तो हमारा आज इतनी प्रगति के पथ पर ना होता। लचीला होना क्या होता है कि बाहर से हम अच्छी चीजों को एक्वायर कर सकते हैं। अंधभक्ति, मनुष्य को अंधभक्ति में विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमेशा लॉजिक को प्रधानता दी जानी चाहिए, रीजन को प्रधानता दी जानी चाहिए। लॉजिक और रीजन के आधार पर बना मनुष्य जो होता है सर्वाधिक विवेकशील होता है, सर्वाधिक इंटेलिजेंट होता है। ध्यान रखिएगा। लिखा है बर्बर, हमारे देश में आज भी अनेक बर्बर जातियां हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, बर्बर जातियां, संविधान में अगर आपने एक टर्म सुना हो, दैट इज पीवीटीजी, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ये बहुत सारे आप सुनते हैं ट्राइबल्स बेल्ट, लेकिन ये वल्नरेबल सबसे ज्यादा होते हैं। ध्यान रखिएगा। खासकर अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स होती हैं, दैट इज शॉम्पेन, सेंटिनलीज, ग्रेटर अंडमानीज, ओंग, जारवाज, ये सब क्या हैं? ये सब बर्बर बहुत ज्यादा हैं। ध्यान रखिएगा। ये लिखा है निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। लिखा है निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। दूध में कौन पड़ गया? नहीं, दूध में क्या पड़ गया, यह होना चाहिए ना। दूध में क्या पड़ गया? हम हमारे घर पर अभी जाएंगे। तो भाई हमारे घर क्या होता है? हमारे कुछ नहीं होता, ये प्लूरल हो गया। हम अपने घर जाएंगे। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे क्या होता है? या तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, या आपसे कोई काम नहीं हो सकता। तेरे को पिताजी ने तुरंत बुलाया, तेरे को क्या होता है? तुमको या तुम्हें पिताजी ने तुरंत बुलाया है। मैं सवेरे तुम्हारे यहां गया था पर आप घर पर नहीं थे, इसलिए हम लौट आए। अरे भाई, तुम्हारे घर गया था, आप घर, मैं आपके घर, मैं सवेरे आपके यहां गया था पर आप घर पर नहीं थे। यह शुद्ध वाक्य होना चाहिए। वही देखिए, दूध में क्या पड़ गया है, क्या पड़ा है? हम अपने घर अभी जाएंगे। देखिए वही है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है, तुम्हें पिताजी ने तुरंत बुलाया है, तुम्हें तुरंत पिताजी ने बुलाया है। मैं सवेरे आपके घर गया था पर आप घर पर नहीं थे, इसलिए मैं लौट आया। ये वोकैबुलरी को मतलब सही करना था, सेंटेंस को शुद्ध करना था। लिखा है निम्नांकित पारिभाषिक शब्दावलियों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है शब्दावलियों की। क्या है? जड़त्व। देखिए, सबसे पहले प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। गर्भ धारण करना, संतान उत्पत्ति को ही प्रजनन कहते हैं, चाहे वो मानव में हो चाहे वो अदर जीवों में हो। वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। जड़त्व,
ये दिखा है जड़त्व। मंदता या बुद्धूपन, जो जड़त्व होता है, कहते नहीं है जड़ बुद्धि है ये, है ना, मोटी बुद्धि है ये, वही जड़त्व। शिक्षा मनुष्य के जड़त्व को दूर करती है, मोटी बुद्धि को दूर करती है। इसीलिए तो कहते हैं अकल बड़ी की भैंस अकल बड़ी होती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें जड़त्व का गुण नहीं होता है। तांत्रिक, तंत्र विद्या का ज्ञाता जो तांत्रिक होता है। आधुनिक युग में बहुत से तांत्रिक अवैध कार्य करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंडियन समाज में अभी भी जो है सुपरस्टिशंस कल्चर जो है बहुत ज़्यादा है। आज भी न्यूज़ में भी इसको बहुत बार दिखाते हैं, आप न्यूज़ में भी देखेंगे आप, तो उसमें दिखाते हैं, कोई कहते हैं कि अगर कोई मर गया है तो उसको कहेंगे वो जीवित कर देंगे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आपको न्यूज़ में भी दिखने को मिल जाएगी। लिखा है प्रतिध्वनि, जब आप अपने मुंह से कोई आवाज़ निकालते हैं तो साउंड जो होता है रिफ्लेक्ट करके भी आता है, बैक करता है, तो वही है प्रतिध्वनि। जब कोई आवाज़ उलट कर सुनाई दे तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। कुएं में पत्थर डालने पर प्रतिध्वनि होती है। लिखा है प्रतिजैविक, पुनर्जीवन संबंधी, जो जीव वस्तु से संबंधित होती है उसे प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखें क्या है। निम्नांकित शब्दों के दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए, दो दो लिखने हैं। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से कोई चीज अपेक्षा हो, कोई हमें कह सकते हैं कि हमें किसी चीज से, किसी के ऊपर पूरा विश्वास है, उससे अपेक्षा है कि वो हमारा काम पूरा कर देगा, मतलब चाह, जरूरत। अवकाश मतलब होता है हॉलीडे, वही अवसर, छुट्टी। गति मतलब होता है वेलोसिटी, स्पीड, वही वेग और चाल। मुद्रा मतलब होता है कि खड़े होने की मुद्रा कैसी है। मुद्रा का यहाँ मतलब करेंसी से नहीं है, खड़े होने की मुद्रा कैसी है, कैसा हाव भाव है, भाव भंगिमा कैसी है, तो वही कह रहे हैं भाव भंगिमा और मोहर। मत, अपना ओपिनियन दीजिए, अपना ओपिनियन मतलब अपना विचार दीजिए, अपनी राय दीजिए, ये क्या हुआ, मत। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, विलोम। तो विलोम देख लेते हैं कौन से हैं। तो वाह है नास्तिक, जो कि पूजा पाठ नहीं करता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वो क्या होता है, नास्तिक। और जो पूजा पाठ करता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, वो होता है क्या, आस्तिक। उसी प्रकार अवरोह मतलब नीचे आना, आरोह मतलब ऊपर जाना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मान लीजिए आप। सहयोग मतलब किसी के साथ कोऑपरेट करना और किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना, वो हो गया असहयोग। कल्पित मतलब कल्पना वाली बातें करना, रियलिटी में ना जीना, यथार्थ मतलब रियलिटी। निंदा मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को प्रेस करना, स्तुति करना। बहिष्कार का मतलब होता है बॉयकॉट कर देना, किसी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। लौकिक मतलब होता है इस दुनिया से, इलौकिक। अलौकिक क्या हो जाएगा, पारलौकिक, वो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव। सत्कार मतलब होता है किसी का मान सम्मान करना या किसी का तिरस्कार करना, उसका उल्टा हो जाएगा। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मान लिया सैटेलाइट क्या है, आर्टिफिशियल जो आप भेजते हैं, तो उसके बजाय नेचुरल सैटेलाइट क्या होगा। जैसे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। मून क्या है, नेचुरल, तो वो हो गया वास्तविक। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।